नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में MPPSC 2020 की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे GS3 के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी इकाई 1 में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस और है प्रतिबिंब निर्माण। इतने टॉपिक्स हमको प्रकाश से संबंधित कवर करने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम चुंबक, विद्युत, ध्वनि, गति, वेग, त्वरण, इकाई और माप और कार्य, बल और ऊर्जा, इतने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इकाई 1 के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो भी नियम है और जो भी इसके उपयोग है और जो दर्पण वगैरह है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। ये विभिन्न प्रकार के बैचेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रकाश किरणों के प्रकार, प्रकाशीय स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, और यहाँ पे है प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म, समतल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी और गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। फिर हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल ये दर्पण है ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण सूत्र और आवर्धन, ये टॉपिक्स पे आज हम फोकस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जो कि उत्तर लेखन विषय से संबंधित है, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें रोजाना उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाता है और रोजाना हमारे द्वारा प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है, और उस उत्तर की जो आपके द्वारा जमा किए गए उत्तर होते हैं उनकी समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है, यानी कितना गलत है कितना सही है, और जो आपके सुधार की आवश्यकता है वो हमें बताई जाती है रोजाना, यानी डेली बेसिस पे। टॉपिक है प्रकाश। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, कोई वस्तु हम क्यों देख पाते हैं, या किसी भी वस्तु को जब हमको देखना होता है तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे पहली बात,
हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं ना, उनको हम यदि देख पा रहे हैं, या फिर कोई भी वस्तु जिसको हम देख पाते हैं, वो किस कारण देख पाते हैं? वो देख पाते हैं हम प्रकाश के कारण। अब आप बोलेंगे प्रकाश कारण कैसे? हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, आंखों में दिखता है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसमें प्रकाश का क्या रोल है? देखिए, प्रकाश का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि आप या हम जो भी ऐसे नॉर्मल तरीके से यदि बात करें, तो हम ये कहेंगे कि हम किसी वस्तु को हमारी आंखों की सहायता से देखते हैं, ठीक है। अब आंख बंद करेंगे तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। जैसे मैंने आंख बंद की तो मुझे स्क्रीन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रकाश का रोल यहाँ पे ये है कि कोई वस्तु यदि हमें दिख रही है तो उसमें प्रकाश का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु हम देख पा रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, या फिर जो दीप्त वस्तु है, तो खुद को अब दीप्त करके दिखा देगी, ठीक है। जैसे बल्ब है, सूर्य है, या जो तारे हैं, वो उन पर खुद का प्रकाश होता है, तो वो क्या होते हैं? अपने आप को दीप्त दिखा देते हैं, यानी वो उनका खुद का प्रकाश होता है, उसके कारण हम देख पाते हैं। लेकिन जो वस्तु है, जैसे कोई सरफेस है, मान लीजिए आप मुझे देख पा रहे हैं, सरफेस या फिर कोई वस्तु आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? मुझ पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश परावर्तित होकर कैमरे पे गया, कैमरे के बाद आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हो, ठीक है। यही हुआ ना, प्रकाश मुझ पर पड़ा तो जो कैमरा ने मुझे कैप्चर किया और आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये प्रकाश के कारण हुआ। यदि यहाँ पे मान लो यदि प्रकाश नहीं होता तो क्या आप मुझे देख पाते? ठीक है, क्या आप मुझे देख पाते अच्छे से? अभी भी जो कैमरे के आसपास मैंने ज़्यादा वो सेटअप नहीं किया हूँ, तो थोड़ी जो इमेज है वो थोड़ी ब्लैक टाइप से दिखाई देगी, क्योंकि सेटअप वगैरह मैंने उतना जमाया नहीं। फिर भी जो देख पा रहे हो, जितना भी देख पा रहे हो, तो आप ये किस कारण देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो प्रकाश कारण। यदि मैं अभी लाइट ऑफ कर दूँ या स्क्रीन ऑफ कर दूँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो हम देख पाते हैं वो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं, ठीक है। इसका ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आपको मैं बताता हूँ। जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जो हमारी आंखें हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, और उसकी उपस्थिति में ही वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो वह उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे आपको जो भौतिकी की लैंग्वेज यानी फिजिक्स वाली लैंग्वेज वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी डेली लाइफ में जो होते हैं उसके बारे में बताया वो यहाँ पे भौतिकी की लैंग्वेज में दिया गया है। आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम है उसमें इसी प्रकार की आपको परिभाषा यूज करनी है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरणें पड़ेगी, ये प्रकाश किरणें पड़ेगी, ये प्रकाश किरणें पड़ी, ये प्रकाश किरणें है, ठीक है, ये प्रकाश किरणें यहाँ पे पड़ेगी तो उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होगी। ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी आंख पर आएगी, इसकी जो ये प्रकाश किरणें जो है वो इसकी आंख पर आएगी और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। जो ये प्रकाश किरणें रहती है वो क्या करती है? किसी वस्तु पर पड़ी, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ी, उसके बाद ये परावर्तित होकर कहाँ पे जाती है? हम जीवों या मनुष्यों की आंख में, तो यहाँ पे आंख के पीछे ये बनाती है प्रतिबिंब। तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं। इस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? इसका आंसर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तु को देख पाता है, ठीक है, क्या करता है? जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तु को देख पाता है। हम कोई वस्तु देख पा रहे हैं, कोई भी जो अपना प्रकाश नहीं निकालती है उसको हम इसी प्रकार से देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अपने से प्रकाश नहीं निकाल पाती। अब जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे ना, जो प्रकाश स्रोत के प्रकार, वहाँ आपको इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से अध्ययन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ वस्तु को ले लेते हैं, ठीक है। कोई वस्तु जो जिसमें टकरा कर प्रकाश आता है हमारे पास, वो उससे हम देख पाते हैं, ये आप समझ लीजिए, इससे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश की प्रकृति, नेचर और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम बोलते हैं प्रकाशिकी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाशिकी आपसे पूछा जा सकता है प्रकाशिकी क्या है, या प्रकाशिकी की परिभाषा बताइए। तो प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे समझ में इसका उत्तर आपको मिल गया। वस्तु को दृश्य कौन बनाता है, या फिर हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, ठीक है।
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश से तात्पर्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 400 से लेके 700 नैनोमीटर 400 से लेके 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास वाली दृश्य प्रकाश तरंगों से है। किससे है? 400 से 700 नैनोमीटर तरंग वाली दृश्य प्रकाश तरंगों से है। किसकी? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। ठीक है। अब है प्रकाश किरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट रेस। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है समांतर किरणें, अभिसारी किरणें, तीसरी होती है अपसारी किरणें। समझते हैं इनके बारे में क्या होती है। ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पॉइंट्स पर परस्पर समान दूरी पर होती है समांतर किरणें कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में देखिए, ये कोई प्रकाश किरण है, ये कोई प्रकाश किरण है, ये कोई प्रकाश किरण है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये है कि इसमें सभी बिंदुओं से पहली से दूसरी, मतलब ये 1, 2 और 3, ये तीन यहाँ पे जा रही है किरणें। तो इसमें इनमें दूरियां समान है। ठीक है। क्या है? दूरियां समान है। ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान दूरी पर होती, सभी यहाँ से भी नापेंगे, यहाँ से भी नापेंगे, तो इनकी जो दूरियां हैं वो समान होंगी, तो ये कहलाएगी समांतर किरणें। ठीक है। ये देखिए, ये समांतर कब कहलाएगी? जब इनके बीच की दूरियां समान हो, सभी बिंदुओं के बीच की दूरियां समान हो, तो वो कहलाएंगी समांतर किरणें। अब दूसरा है अभिसारी किरणें। ये क्या होती है? ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। कोई भी स्रोत हो, ठीक है, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ से निकली, लेकिन यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे किसी एक बिंदु पे आके मिल गई। ये एक बिंदु है, यहाँ पे आके मिल गई। इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में क्या हो रहा है? ये देखिए, यहाँ पे ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकल कर आ रही है, जो किसी स्रोत से निकल कर आ रही है और एक बिंदु पर आके मिल जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें। अगला है अपसारी किरणें। अपसारी किरणें जैसे इसके अपोजिट रहेगा, बिल्कुल इसका उल्टा रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था? किसी स्रोत से निकल के आ रही थी और एक बिंदु में मिल रही थी, और यहाँ पे क्या होगा? देखिए, किसी स्रोत से निकली ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होता है, अपसारी किरणें कहलाती है। ये देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ये इसका स्रोत है, ठीक है, तो यहाँ से ये विभिन्न दिशाओं में निकल रही है, विभिन्न दिशाओं में निकल रही है, तो ये कौन सी किरणें कहलाएगी? ये किरणें कहलाएगी अपसारी किरणें। अपसारी किरणें। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब अभिसारी मतलब वहां जाके एक बिंदु पर मिल रही है, और अपसारी मतलब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही है ये किरणें। ठीक है। ये प्रकाश की किरणों के प्रकार है। अब प्रकाशीय स्रोत, जैसा कि मैं आपको इस वाली स्लाइड में बता रहा था ना, इस वाली प्रकाश वाली स्लाइड में, तो उसका और आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है। ये हम जब पढ़ेंगे ना, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, ये क्या है? प्रकाशीय स्रोत है। ठीक है। इस प्रकार के स्रोत है। तो यहाँ पे अर्ध पारदर्शक वस्तुएं और अपारदर्शक वस्तुएं, ये प्रकाश हमें इतने सोर्स से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। ये है प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक और अपारदर्शक। इतने प्रकार के हैं, 5 प्रकार यहाँ पे। देखिए, जो यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ से वस्तु पर टकरा के वापस आ रहा था। ठीक है। वस्तु पर टकरा के जब वापस आ रहा था प्रकाश, ये कोई वस्तु है, वस्तु पर टकरा के वापस आ रहा था, तो ये क्या थी? अदीप्त वस्तु थी। अदीप्त वस्तु। ठीक है। ये अदीप्त वस्तु थी, इसलिए ये कोई प्रकाश है, प्रकाश टकरा के वापस आ रहा था। ठीक है। तो ये अदीप्त वस्तु है। यहाँ पे इसके सरफेस, इसके पृष्ठ से टकरा कर ये वापस आया, और ये कहाँ गया? मानव नेत्र में। ठीक है। मानव नेत्र में यहाँ पे गया। इस प्रकार ये नेत्र नहीं होता है, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है। यहाँ पे गया हो, तो यहाँ पे ये यही बताने का आपको प्रयास में कर रहा था। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इनके प्रकार हम देख लेते हैं अलग अलग। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तु होती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कौन है? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती और जो भी तारे हैं। ठीक है। वो क्या है? वो है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने या दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती होती है। क्या बोल रहा हूँ? परिभाषा, सॉरी। चलिए, जवान फिसल जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं।
प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसको हम अदीप्त वस्तु बोलेंगे, क्योंकि उसमें दीप, पहले देखिए दीप्त मतलब क्या होता है, दीप्त मतलब होता है कि खुद का प्रकाश उसमें निकलना, लेकिन अदीप्त में क्या होगा, किसी दूसरे के प्रकाश में वो दिखेगी, किसी दूसरे के प्रकाश में वो दिखेगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम, आप, हम, ठीक है, हम अदीप्त है, वस्तुएं या फिर जो भी है, जो भी चीजें, जैसे ये फोन है, ये पीछे साइड देखो इसका अदीप्त है, हाँ, और यदि ये या फिर हम देख लेते हैं टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट, ये अदीप्त है, इसमें रेस नहीं निकल रही, ठीक है, मतलब जो लाइट है, लाइट रेस नहीं निकल रही। इस साइड में देख लेते हैं, ये क्या है, अदीप्त, ये मतलब ये वस्तुएं क्या हो गई, अदीप्त, क्योंकि इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है, तो ये कहलाएगी अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारे आसपास की सभी वस्तुएं और चंद्रमा, सभी नहीं, ज्यादातर वस्तुएं, और ये है चंद्रमा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है अदीप्त वस्तुओं के। पारदर्शक वस्तुएं, ठीक है, पारदर्शक वस्तु क्या होती है, जिन वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है, पारदर्शक वस्तु कहलाती है। जैसे कांच, ठीक है, कांच पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जिससे प्रकाश की किरणें जो रहती है सीधी या आर पार निकल जाती है, इसको बोलेंगे पारदर्शक वस्तुएं। अर्धपारदर्शक वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, ये प्रकाश किरणें आ रही, तो यहाँ से क्या क्या हो रहा है, कुछ भाग अवशोषित हो जा रहा है तथा कुछ भाग बाहर निकल जा रहा है, कुछ भाग अवशोषित हो जा रहा है और कुछ भाग बाहर निकल जा रहा है। हम यदि यहाँ से देखेंगे उसको, अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भाग यहाँ पे अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ये वस्तु कैसी होती है, अर्धपारदर्शक वस्तु कहलाती है। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, ये मान लीजिए ये क्या है, तेल से भीगा हुआ कागज, ठीक है, ये है पारदर्शक वस्तु है। अब अपारदर्शक वस्तु क्या होती है, अपारदर्शक क्या होती है, अपारदर्शक जिन वस्तु से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है, प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरेगी। जैसे ठोस सतह होती है, ठीक है, ठोस सतह, मान लीजिए ये देखिए, ये फिर से एग्जांपल देखिए, ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, तो इससे यहाँ से यदि हम प्रकाश की किरणें गुजारेंगे तो इस साइड नहीं निकलेगी, ठीक है, यदि हम यहाँ से गुजारेंगे तो इस वाले साइड नहीं निकलेगी, इस वाले साइड नहीं निकलेगी, पीछे वाले साइड नहीं निकलेगी, तो ये क्या कह रही है, अपारदर्शक वस्तु है। यानी जो भी वस्तुएं अपने से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरने देती, जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ा, पीछे इसका लाइट नहीं निकले, क्योंकि ये क्या है, ये है अपारदर्शक, ठीक है, यहाँ दूसरी साइड उसका लाइट नहीं निकलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि किरणें बिल्कुल नहीं गुजरने देता है ये वस्तु, ठीक है, ये वस्तुएं बिल्कुल नहीं गुजरने देती, किसको, प्रकाश की किरणें को, तो ये कहलाएगी अपारदर्शक वस्तुएं। जैसे पत्थर, ईंट, बालू, ठीक है, या कोई कठोर सतह, ठीक है, अपारदर्शक वस्तु ये कहलाएगी। प्रकाश के गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है, इसमें गतिमान होता है, एक सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाएं होती है, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस कारण होती है, प्रकाश के इस गुण, किस गुण के कारण, सरल रेखा में गतिमान होने के गुण के कारण। आपने भूगोल में से पढ़ा होगा, ठीक है, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, वो किस कारण होता है, वो होता है प्रकाश के एक सरल रेखा में गतिमान होने के कारण। प्रकाश एक तरंग या वेव इसको बोलेंगे, तथा कण या पार्टिकल जिसको बोलेंगे। क्या है, प्रकाश एक तरंग और कण की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कण की भी प्रकृतियां प्रदर्शित करेगा और किसकी, तरंग की भी। विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकता है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय है ये इस कारण क्या करेगा, बिना किसी माध्यम के भी ये गति कर सकता है। जब हम इसकी चाल लेते हैं, ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किस में बोलते हैं, ये बोलते हैं निर्वात में, यानी वह माध्यम नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकता है। ये हम जो स्पीड ये लेते हैं वो निर्वात में ही लेते हैं, ठीक है, निर्वात में बोलते हैं, वहाँ पे माध्यम बताना होता है, ठीक, तो यहाँ पे माध्यम नहीं है यानी निर्वात है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश की चाल व तरंगदैर्घ्य, ठीक है, चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। किस चीज में परिवर्तन होगा, चाल और तरंगदैर्घ्य में, परंतु उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
ठीक है, आवृत्ति उनकी अपरिवर्तित होती है। ये सब ये छोटी छोटी टर्मोलॉजीज हम पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ये और ये क्या है, चाल, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। यदि मैं उनको यहाँ बताने लगूंगा तो फिर जो आगे के जो टॉपिक्स है वो कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप जो पिछले टॉपिक्स है वो कंप्लीट करके ही इस टॉपिक को आप देख रहे हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल हम देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे मैं आपको बताया 3 × 10 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, और ये मीटर पर सेकंड में है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड, कितना, 8 मिनट 19 सेकंड अर्थात 499 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है, 1.28 सेकंड। ठीक है, सूर्य बहुत दूर है चंद्रमा की तुलना में, जो हमारी पृथ्वी है उससे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये यहाँ से हम परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन के बाद हम अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रकाश से संबंधित। तो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले क्या, परावर्तन, अगले टॉपिक्स में हम आएंगे अपवर्तन में। ठीक है, अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। प्रकाश जो है मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। ठीक है, ये कोई प्रकाश है, ये प्रकाश किरण है। ठीक है, यहाँ पे उसको कोई, इसके मार्ग में कोई अवरोध आया। ठीक है, ये कोई अवरोध आया तो अवरोध से टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौट जाता है। यहाँ टकराया, फिर ये वापस लौट गया, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार ये लौट गया। लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये किसी एंगल पे मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब प्रकाश क्या करता है, मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आया प्रकाश और यहाँ से उसको कोई अवरोध मिला, ये अवरोध मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण, इसको अवरोध मिला, दर्पण या कोई भी चिकनी सतह है उसको अवरोध मिला, तो यहाँ से ये वापस उसी माध्यम में चला गया। लेकिन माध्यम में गया तो वो माध्यम में जब गया तो किसी कोण बनाते हुए गया। ठीक है, कोई कोण बनाते हुए वहां पे एक गया, आया भी किसी कोण बनाते हुए था और गया भी किसी कोण बनाते हुए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। ठीक है, टकराया और वापस अपने मार्ग में लौट आया। लौटने के क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण। प्रकाश स्रोत हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, दीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत, पारदर्शक, अपारदर्शक, अर्धपारदर्शक, ये प्रकाश स्रोत हमने पढ़े भी। इसके बाद प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, जो आएगी ये किरण, ठीक है, ये किसी स्रोत से आ रही है तो ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। जबकि दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, ये सतह या दर्पण है। ठीक है, या दर्पण है या कोई सतह है, तो यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत, ये भी कोई भी स्रोत है। ठीक है, कोई भी स्रोत है, यहाँ पे कोई भी स्रोत। ठीक है, स्रोत से निकल के जब ये आ रही है और यहाँ से यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आ रही होती है उस वाली कंडीशन में ये क्या कहलाती है, ये किरण आपतित किरण कहलाएगी, आपतित किरण। ठीक है, और जब ये वापस होगी तो ये क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है।
आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और ये अभिलंब, यहाँ पे देखिए इस वाली संरचना में मैंने आपको जो आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पे बताया। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लेवल इसका हाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, सतह है, सतह है या दर्पण है या कोई पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे ये दर्पण लिए, ठीक है, ये दर्पण है, तो यहाँ पे ये होगा इसका, ये लंबवत स्थिति में होगा, ये होगा अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और यहाँ से ये वापस चली गई, ठीक है। ये कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। आपतित, और ये कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, ये कहलाएगी। यहाँ पे ये है अभिलंब, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण का जिक्र हुआ है। आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के मध्य का कोण। आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, इसके बीच का जो कोण रहेगा, इसके बीच का जो कोण रहेगा वो कहलाएगा आपतन कोण, आपतन कोण। और तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण ये है और ये अभिलंब, इसके बीच का जो कोण कहलाएगा वो कहलाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण ये कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई आपको समझ में आ गया। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है किरण तो ये आपतित किरण हो जाएगी, सतह से टकरा कर ये जाएगी तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। और यहाँ ये है अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण रहेगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण रहेगा परावर्तन कोण, ठीक है। आगे चले, परावर्तन के नियम हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम ये है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण का यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आई से दर्शाते हैं कोण आई, और परावर्तन कोण को दर्शाते हैं कोण आर, ठीक है, कोण आर। इस प्रकार कोण ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कोण आई कोण आर। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ पे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वहाँ पे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो ये है प्रकाश का नियम। यहाँ पे देखिए कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और यहाँ पे परावर्तन नियम से संबंधित और है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु अथवा परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, या हम सिर्फ अभिलंब ले सकते हैं इसको, तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए, या तीनों समतल एक ही समतल पर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने देखे इस वाले चित्र में, देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ये है यहाँ पे, ये अभिलंब है इसका, ठीक है, और ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ठीक है। ये है आई और यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोण, कोण आई, यहाँ बनेगा कोण आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये आपतित किरण है, यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है, ये आपतित किरण है। और यहाँ पे ये है परावर्तित किरण, ये कौन सी है, परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसका नियम है, एक ही, ये क्या होते हैं, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए, या समतल पर होते हैं या फिर एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। ये इसका परावर्तन का नियम है। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, इमेज क्या होती है, ठीक है। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, या काटेगी या काटती प्रतीत होगी, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार उल्टे सीधे आभासी जो भी रहते हैं वो हम आगे अगले टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है, दर्पण के संदर्भ में। अब पढ़ते हैं हम प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जो पर्दे पर हमें जो जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? वो कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी आएगी बिंब, शब्दावली आएगी बिंब। बिंब यानी होता है वस्तु या ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में से ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिंब होता है। और प्रतिबिंब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो होता है, ये एक होता है बिंब और ये होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के अंतर्गत हम वास्तविक प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। अर्थात किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित व अपवर्तित होने के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है। ठीक है, क्या है, क्या क्या यहाँ पे कहने जा रहे हैं? किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित या अपवर्तित होने के पश्चात, ये कोई दर्पण है, यहाँ पे परावर्तित या अपवर्तित जो भी हुई, ठीक है, जो भी हुई, अपवर्तित या परावर्तित हुई, तो यहाँ पे जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे वो बिंदु पर मिलेगी, कौन मिलेगी? यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित व अपवर्तित होने के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बिंब या वस्तु जिसको हम बोलते हैं की अपेक्षा सदैव उल्टा, ये इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ शुरू हो गई है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब या वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा इन्वर्टेड बनता है, जैसे सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कौन सा एग्जाम्पल? सिनेमा पर्दे पर जो बनता है प्रतिबिंब, वो। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही थी? वो आ ही रही थी, ठीक है, वो मतलब कंफर्म था, वास्तविक था, लेकिन यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, यहाँ पे जब एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे जल भरा हुआ है, जल में कोई वस्तु है, ठीक है, ये गहराई पे है और लेकिन वो थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। लेकिन हमको जब ऊपर यहाँ से देखेंगे ना, हम यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो हमको ऊपर से थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से प्रतीत हो रही है, यहाँ पर देखिए, ये वास्तव में ये नीचे है लेकिन हल्के से ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ये यहाँ पे जो आ रही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गहराई में वास्तविक में यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ हमें दिख रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये पहले बिंदु या पहले वस्तु का क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब यानी वास्तविक नहीं होता, हमको थोड़ा आगे पीछे ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल मिली आभासी प्रतिबिंब, हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, और बहुत से एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसा हम स्लाइड आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम और इसमें देखते जाएंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह सदैव सीधा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा होता है। दर्पण हम पढ़ते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, एक सतह चिकनी होगी इसमें, मान लीजिए कोई दर्पण है, एक सतह इसकी चिकनी है और एक पॉलिश की हुई होती है। ये पॉलिश की हुई भाग को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। एक उत्तल दर्पण पर प्रकाश आपतित करने पर उससे अधिकतम प्रकाश परावर्तन होना चाहिए। ये बात की कंडीशन है, हम इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ दर्पण पर फोकस करते हैं। दर्पण कांच का ही भाग होता है। दर्पण जो है कांच का भाग है जिसकी एक सतह चिकनी है, यहाँ पे ये चिकनी सतह, और दूसरी है परावर्तक या पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, ये होता है दर्पण। दर्पण के प्रकार हम देखते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि एक उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये दो प्रकार नहीं है। यहाँ पे देखिए, दो प्रकार क्या होता है? दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण के प्रकार में दिया जाएगा तो पहले होगा समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के यदि प्रकार की बात की जाए तो इसमें होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके ये दो प्रकार होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? गोलीय दर्पण के। यदि आपसे पूछा है तो दर्पण के
प्रकार बताइए। तो पहले आप बताएंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और फिर इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंध पूछा जाए तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर देने होते हैं। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, आप कंफ्यूज मत होइए। समतल दर्पण देख लेते। समतल दर्पण क्या है? यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो, परावर्तक जो पृष्ठ रहेगी वो समतल हो, तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। ये देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, ये समतल है, ये परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी या चांदी जिसे सिल्वर इंग्लिश में बोलते हैं या पारे का लेप किया जाता है इस साइड में। ठीक है, इस साइड में यहाँ पे देखिए, ये है समतल है, ये समतल है मान लीजिए, और यहाँ पे पॉलिश हुई है, यहाँ पॉलिश हुई है। ठीक है, तो दूसरी सतह पॉलिश हुई और जो सामने वाली सतह है वो क्या है? चिकनी है। तो यहाँ पे इस दर्पण की दूसरी सतह यहाँ पे लेपित होती है और यहाँ पे चिकनी होती है, और ये क्या रहती है? समतल होती है। ये पृष्ठ क्या होता है? समतल। तो ये कहलाएगा समतल दर्पण। क्या है ये? यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह है, परावर्तक पृष्ठ जो यहाँ से परावर्तित होगी किरणें, परावर्तक पृष्ठ या सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म हम देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, वर्चुअल और सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होगा और कैसा होगा? सीधा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में हम जो दर्पण यूज करते हैं जो अपना शरीर देखने के लिए, तो वो होता है समतल दर्पण। नॉर्मल जो होता है वो होता है समतल दर्पण, वो प्लेन होता है और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है वो शो करता है। ठीक है, हम जितने बड़े होते हैं उतनी बड़े वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के मूल आकार के बराबर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? आभासी और सीधा। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है? यदि v वेग से गतिमान हो तो उसमें दर्पण में यदि देखेगा कौन से समतल दर्पण में, तो उसको अपना जो प्रतिबिंब है 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। ये इसके गुणधर्म है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। ठीक है, उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है, तब हमें कोई वस्तु पूरी दिखाई देती है। ठीक है, ये आया समझ में? फिर से बताऊं, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसमें? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, इसमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग और बायां भाग दायां, यहाँ पे देखिए बायां भाग, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दिखाई दे। जैसे आप जब समतल दर्पण पे देखते हैं अपने जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, और उसमें देखना आपको अपना उल्टा हाथ सीधा दिखाई देगा और सीधा हाथ उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखना, ऐसे हैंड रेस करना, वहाँ पे हाथ ऊपर करना, और वहाँ पे क्या जब प्रतिबिंब बनेगा आपका, आप वहाँ पे देखेंगे आईने में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो उल्टा हाथ है वो सीधा दिखाई देगा और जो सीधा हाथ है वो उल्टा वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। इसको बोलेंगे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब या लेटरल इनवर्स इमेज, लेटरल इनवर्स इमेज इसे बोलेंगे। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सामान्यतः इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में करते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी यानी कैलियोडोस्कोप एवं परिदर्शी पेरिस्कोप इसके रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो बहुदर्शी है, बहुदर्शी के बारे में। बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं। इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में ये है। ठीक है, ये है क्या? ये है बहुदर्शी है, कैलियोडोस्कोप इसको बोलते हैं, वो ये बहुदर्शी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दर्पण है वो एक दूसरे पर एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक निश्चित कोण पर झुके हुए, ये देखिए ये कोण ये बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, ये है दर्पण। ठीक है, ये इसकी
ये पॉलिश की हुई सतह है, और इस साइड जो उसका अगला साइड है, ठीक है, जो इसका दूसरा वाला साइड है, यहाँ पे उसमें जो प्रकाश किरणें होगी वो परावर्तित होगी। इसमें बाहर साइड सभी कौन सी है, यहाँ पे लेपित हुई, और जो अंदर वाले जो एरिया है, ठीक है, अंदर वाला जो एरिया है इसमें जहाँ पे प्रकाश किरणें है वो परावर्तित होगी। इस प्रकार इसका सेटअप होता है। ये एक निश्चित कोण से झुके हुए लगे होते हैं, ठीक है, ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तु का प्रतिबिंब दिखा सके। क्यों लगे हुए होते हैं, एक समान कोण से, ठीक है, एक समान कोण से क्यों लगे होते हैं, ताकि वे एक वस्तु के एक साथ अधिक वस्तु यहाँ पे वे एक साथ एक से अधिक वस्तु के प्रतिबिंब दिखा सके। क्या कर सके, एक साथ एक से अधिक वस्तु के प्रतिबिंब वहां पे दिखा सके। इस प्रकार से दिखता है। यदि हम यहाँ से इसको देखेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, ये हमारी आंख है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्रोकन बैंगल्स है, यानी टूटी चूड़ी यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये जो दिखाई देगी वो हमको कैसे दिखाई देगी, वो दिखाई देगी इस वाले फॉर्म में। इस वाले फॉर्म में जब इसको हम देखेंगे ब्रोकन बैंगल को, तो हम इससे देखेंगे तो ये हम कैसे दिखाई देगी, इस वाले फॉर्म में, ये इतने सारे प्रतिबिंब इसके बनेंगे। तो इसका उपयोग हम यहाँ करते हैं बहुदर्शी के रूप में, ठीक है। दूसरा है परिदर्शी। परिदर्शी का उपयोग हम दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तु को देखने के लिए करते हैं या किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, हमको यदि इधर की वस्तु देखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे, जिसका परिदर्शी का। परिदर्शी में क्या होता है, यहाँ से यदि कोई बिंब वगैरह है तो उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ से ये मिरर से टकरा के इधर आया, फिर ये आया, फिर ये लाइट आया, लाइट से आया, फिर यहाँ से ये, फिर इस प्रकार ये गया, यहाँ यानी यह मिरर है, मिरर से परावर्तित हुई ये किरण, फिर यहाँ से ये मिरर एक और लगा, यहाँ से फिर परावर्तित हुई, तो यहाँ पे ये आके हमको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इसका जो किरण है, मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ये लाइट रे है, ये पीली कलर की जो आ रही है वो लाइट है, और ये जो यहाँ से जो बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा, जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं वो है 45 डिग्री के, 45 डिग्री के, मतलब इनको इस प्रकार सेट किया जाता है कि इनके एंगल के कितने बने, 45 डिग्री के बने, ठीक है। तो ये होता है परिदर्शी। इसका उपयोग हमने देख लिया, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पनडुब्बियों में हम करते हैं, पनडुब्बियों में प्रयोग करते हैं हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है। गोली दर्पण हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इतने में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको नोट्स भी बनाने होते हैं, तो हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। गोली दर्पण हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं,
और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ये विभिन्न प्रकार के बैचेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।